चलो ये बीपीटी का नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, ये लास्ट पार्ट होगा बीपीटी का, इसको हम बोलते हैं प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन में देखो सॉलिड का भी प्यूरिफिकेशन करते हैं, जैसे तुमने कोई केमिकल सब्सटेंस बनाया, वो सॉलिड है, लिक्विड है, इंडस्ट्रियल मेथड में, तो उसको हम लोग प्यूरिफाई भी तो करेंगे टू गेट द हायर यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, हायर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। उसकी प्यूरिटी ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे ही बेचोगे क्या। तुमने कोई इंडस्ट्री चालू किया, कोई प्रोडक्ट बनाया, तो हम क्या देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सामने मार्केट में वो क्या देखेगा, उसका क्वांटिटी प्योर हो, इम्प्योर लेगा क्या कोई। तो प्योरिटी के लिए लास्ट स्टेप होता है प्यूरिफिकेशन, हम कैसे प्यूरिफाई करेंगे, ठीक है। तो प्यूरिफिकेशन सॉलिड का अलग मेथड होता है, लिक्विड का अलग मेथड होता है। पहले हम सॉलिड देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। सॉलिड दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको बोलेंगे, विच हैज डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, whose constituent particles are arranged in a regular manner to form to give a geometry। ज्योमेट्री अलग अलग टाइप की होती है, क्यूबिक होती है, रोम्बिक होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है, हेक्सागोनल होती है ना, अलग अलग टाइप के सॉलिड की ज्योमेट्री होती है। तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस विल हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर मैनर। जैसे अभी NaCl है हमारे पास, NaCl के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या बनाते हैं, क्यूबिक क्रिस्टल बनाते हैं। एलम हमको पता है, एलम इज अ सॉल्ट, वो शेविंग के बाद हम लगाते हैं ऐसे एलम, है ना, क्या बोलते हैं उसको, फिटकरी जो भी बोलते हैं, एलम का क्रिस्टल कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल शेप। क्वार्ट्ज क्या, सिलिका, एक सैंड का एक टाइप, SAND, सैंड नहीं, तो वो कैसा होता है, हेक्सागोनल। आयोडीन इज ऑल्सो क्रिस्टलाइन, आयोडीन इज वॉयलेट कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, रोम्बिक क्रिस्टल होता है उसका। सल्फर कैसा होता है, रोम्बिक। ये रोम्बिक ऑक्टाहेड्रल शेप कैसे होते हैं मालूम है, इफ यू सी देयर शेप तो ऐसा होगा, देखो ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ये हेक्सागोनल हो गया। डायग्राम दिख रहा है आपको, ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। ऑक्टाहेड्रल कौन होता है, देखो एलम का ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल होगा। आयोडीन, सल्फर कैसे होते हैं, रोम्बिक। सल्फर का एक एलोट्रॉप है, वो मोनोक्लिनिक भी होता है। सल्फर के दो एलोट्रॉप होते हैं, एलोट्रॉप्स तो हमको पता ही है, जैसे कार्बन का एलोट्रॉप होता है डायमंड, ग्रेफाइट, वैसे सल्फर के भी एलोट्रॉप्स होते हैं। एक फॉर्म होता है रोम्बिक और एक फॉर्म होता है मोनोक्लिनिक। सल्फर में मोनोक्लिनिक वाला कैसा होता है, नीडल शेप्ड। आयोडीन रोम्बिक होता है, ठीक है। क्वार्ट्ज, सैंड कैसा होता है, हेक्सागोनल, ये क्वार्ट्ज है जिसका हेक्सागोनल क्रिस्टल्स होता है। क्यूबिक, NaCl इज क्यूबिक। एलम ऑक्टाहेड्रल। ये एग्जांपल्स याद रखो, लेवल 1 के MCQs में आते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस दे हैव डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बिकॉज क्यों डेफिनेट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर मैनर, एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। तो जब वो टूटते हैं तो रेगुलर अरेंजमेंट में ही टूटते हैं, तो दे हैव डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। किसके पास, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, क्रिस्टलाइन की बात कर रहे हैं। दे आर वाटर सोल्यूबल, क्रिस्टलाइन ऑफ कोर्स दे आर वाटर सोल्यूबल। अमॉर्फस पाउडर फॉर्म में होते हैं। दे डू नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, रैंडम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। आज 50 डिग्री पे मेल्ट हुआ तो कल 60 डिग्री पे मेल्ट होगा, 30 पे हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कितना इंप्योरिटी है। एंड मोस्टली दे आर वाटर इनसोल्यूबल, कोई कोई सोल्यूबल होते हैं बट 99% ऑफ देम आर इनसोल्यूबल इन वाटर। कौन, अमॉर्फस पाउडर फॉर्म में। अब एग्जाम्पल समझते हैं, लेट्स सी द एग्जाम्पल। क्रिस्टलाइन में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो MCQs में पूछते हैं। देखो क्रिस्टलाइन के एग्जाम्पल्स, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। एक होता है एसिटानिलाइड, ग्लूकोज, बेंजोइक एसिड, citric acid, citric acid obtained from citrus fruit. Fifth, we have oxalic acid. Sixth, naphthalene, ठीक है। सेवेंथ, यूरिया। एट्थ, सैलिसिलिक एसिड। ये सब क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। अब तुम बोलोगे क्या है, तुमको स्ट्रक्चर रेफरेंस के लिए चाहिए तो मैं स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ, बट तुमको पूछेगा नहीं यहाँ पे स्ट्रक्चर। बेंजीन रिंग, NH, बाजू में एसिटाइल ग्रुप अटैच करो, ये एसिटानिलाइड है। ग्लूकोज तो सबको पता है। बेंजोइक एसिड, बेंजीन रिंग में
कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच करो, ये बेंजोइक एसिड हो गया, ठीक है। सिट्रिक एसिड भी होता है, CH2 C डबल बॉन्ड OH, C के साथ OH, COH, इट्स अ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। बट इसका स्ट्रक्चर तुमको चाहिए नहीं, मैं रेफरेंस के लिए बता दे रहा हूँ, ये पूछेगा नहीं 11th में। ऑक्सैलिक एसिड इज ऑल्सो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, दो COH ग्रुप एक दूसरे से अटैच है। नैफ्थलीन तो तुमको पता है, दो बेंजीन रिंग ज्वाइन करो। यूरिया NH2CONH2, ये यूरिया है। सैलिसिलिक एसिड ये कुछ ऐसा होता है, COH ग्रुप और बाजू के कार्बन पे OH, ये हो गया सैलिसिलिक एसिड। ये सब सॉलिड है, ये सब सॉलिड के एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट। लेवल 1 के MCQs में एग्जाम्पल्स पूछता है, स्ट्रक्चर नहीं पूछता है, बिकॉज 11th में स्ट्रक्चर इज नॉट एक्सपेक्टेड। ये 12th में तो स्ट्रक्चर हो ही जाता है। एसिटानिलाइड, ग्लूकोज, बेंजोइक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, नैप्थलीन, यूरिया, सैलिसिलिक एसिड, दीज आर सॉलिड सब्सटेंस। इसमें कितने तो सॉलिड ही हैं, बेंजोइक एसिड, सिट्रिक, ये सब एसिड, बहुत सारे एसिड है, ये सब सॉलिड होते हैं, वाइट पाउडर होते हैं, ये बहुत सारे वाइट पाउडर होते हैं, केयरफुल रहो, ये अलग वाइट पाउडर है। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के एग्जाम्पल्स क्लियर। नाउ अमॉर्फस के एग्जाम्पल्स, now what are the examples of amorphous substance? ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अमॉर्फस सब्सटेंस के भी एग्जाम्पल्स हम देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट देखो, अमॉर्फस में वी हैव प्लास्टिक, जितने भी प्लास्टिक्स होते हैं ना अमॉर्फस। चॉक, चॉक कौन सा जो बोर्ड पे लिखते हैं, चॉक क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। चॉक क्या अमॉर्फस, आप प्रैक्टिकल देख सकते हो, चॉक को तोड़ो, हाँ क्लास, अभी तो क्लास नहीं चलता है, ये तो लेके आओ, उसको वाटर में डालो, वो इंसोल्यूबल होगा चॉक। थर्ड कोक, कोक मतलब वो पीने वाला कोक नहीं भाई, कोक मतलब यहाँ पे क्या होगा, क्रूड कार्बन, क्रूड कार्बन इज कॉल्ड कोक। फोर्थ मैं तो बोलेगा पीने वाला कोक, कोला। प्लास्टिक, फिर पॉलीथीन, पॉलीथीन, फिर रबर, फिर ग्लास, सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लास इज अमॉर्फस सब्सटेंस। ग्लास को हम क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास क्या होता है, लिक्विड होता है, ये उसको क्या करता है, उसके फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे ले जाके उसको कूल करते हैं, बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट लेके जाते हैं, उसको कूल करते हैं। तो एक मेथड है जो हम 12th में करेंगे, कोई भी सब्सटेंस को उसको फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे ले जाके कूल करोगे तो परमानेंटली सॉलिड हो जाता है। तो ग्लास इज नॉट क्रिस्टलाइन, याद रख। ग्लास मतलब कौन सा, वो पानी पीने वाला ग्लास नहीं, वो कांच का ग्लास जो विंडोज़ में वो सब में हम यूज़ करते हैं, वो वाला ग्लास। तो वो ग्लास क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड एंड इट इज अमॉर्फस सब्सटेंस। ग्लास इज नॉट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, याद रखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, रबर, पॉलीथीन, रबर बोलो या कोई भी है ना, पॉलीथीन, कोक, चॉक, प्लास्टिक्स, जितने भी प्लास्टिक हैं सब अमॉर्फस सब्सटेंस के एग्जाम्पल्स हैं। इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। क्लियर, समझ में आ गया डिफरेंस बिटवीन सॉलिड और क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। और एग्जाम्पल का और क्या पॉइंट डाल सकते हो, फोर्थ पॉइंट डाल सकते हो, हियर constituent particles are arranged in a definite manner, here constituent particles are arranged in a irregular manner। ठीक है, समझ में आ गया डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। आगे चलते हैं। आफ्टर क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस हमको पता चल गया अमॉर्फस है, ये क्रिस्टलाइन है। देन what are the criteria of purity of substance? Criteria of purity, ठीक है, criteria of purity of substance क्या क्या है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब होता है टेस्ट, कोई भी सब्सटेंस प्योर है कि इम्प्योर, पता करने का मेथड क्या है, टेस्ट क्या है, हम कैसे पता करेंगे ये प्योर है कि इम्प्योर सब्सटेंस है, कुछ तो होना चाहिए, ऐसे बोल देंगे ये प्योर है। ठीक है, उसमें कौन कौन सी क्राइटेरिया नॉर्मली यूज होती हैं। एक होता है मेल्टिंग पॉइंट,
दूसरा होता है बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड क्राइटेरिया उसका क्रिस्टलाइन फॉर्म। प्योर सब्सटेंस का क्रिस्टलाइन फॉर्म अलग होगा, इम्प्योर में थोड़ा फर्क होता है। फोर्थ क्राइटेरिया जो यूज करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फिजिक्स में भी करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और फिफ्थ है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है डेंसिटी और कुछ नहीं। इसका कुछ ग्रेविटी और जी से कोई कनेक्शन नहीं है। तो बोलेगा फिजिक्स का ग्रेविटी इधर आ गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है केमिस्ट्री में डेंसिटी। डेंसिटी याद रखो, कभी कंफ्यूज नहीं होने का। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब होता है डेंसिटी, नॉर्मल डेंसिटी, जो वेपर डेंसिटी नहीं, नॉर्मल डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम वाला, ठीक है। ये इसमें से, ये पांच में से कोई भी एक क्राइटेरिया यूज होता है। ये पांच को छोड़ के दूसरा कोई क्राइटेरिया यूज नहीं होता है फॉर डिटरमाइनिंग द प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस प्योर है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होगा, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा। इम्प्योर है तो नॉर्मल से चेंज हो जाएगा। प्योर सब्सटेंस विल हैव अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी फर्क आता है प्योर और इम्प्योर में। जैसे NaCl प्योर है तो उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग हो, इम्प्योर है तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफेक्टेड हो जाएगा। डेंसिटी में भी फर्क आता है। प्योर सब्सटेंस का नॉर्मल डेंसिटी होती है, इम्प्योरिटी है तो डेंसिटी विल चेंज, नॉर्मली डिक्रीज होती है डेंसिटी। समझ में आ गया? देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज जो ये सबको चेंज करते हैं। तो 5 क्राइटेरिया, 5 में से कोई भी एक यूज करते हैं। बट प्रैक्टिकली जो हम 11th में लैब में यूज करते हैं उसमें आइदर और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को हम यूज करते हैं। बट अगर MCQ में पूछा विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ क्राइटेरिया, ये 5 में से कोई तो एक करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 5 छोड़ के दूसरा अपने सिलेबस में नहीं है क्राइटेरिया ऑफ प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस, चाहे वो सॉलिबिलिटी हो चाहे और कुछ हो, दे आर नॉट क्राइटेरिया। बहुत सारी जगह ऑप्शन दिया रहता है सॉलिबिलिटी इज अ क्राइटेरिया ऑफ प्योरिटी। नो, क्राइटेरिया ऑफ प्योरिटी ये 5 में से कोई भी एक है बस। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्रिस्टलाइन फॉर्म, स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये 5 में से कोई तो एक यूज करते हैं। बट ज्यादा करके जो यूज करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब कैसे हम परफॉर्म करेंगे, विल सी द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। नाउ क्राइटेरिया ऑफ प्योरिटी में लेट्स सी द मेल्टिंग पॉइंट। हम मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन कैसे करते हैं, ये आप जब कॉलेज स्टार्ट होगा तो 11th और 12th के प्रैक्टिकल में भी करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट अ पर्टिकुलर सब्सटेंस का डिटरमाइन करना। पहले मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन समझ लेते हैं। What is melting point? It is the temperature at which solids start changing into liquid state or solid is in equilibrium with liquid state. जो टेम्परेचर पे एक सॉलिड लिक्विड स्टेट में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट। अब ये मेल्टिंग पॉइंट हम कैसे डिटरमाइन करेंगे वो देखते हैं। देखो, मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन करने एक सॉलिड दिया, जैसे आपको एक अमॉर्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड दिया, बोला इसका मेल्टिंग पॉइंट पता करके बताओ मुझे। तो पहले हम सॉलिड को क्या करेंगे, उसको पाउडर बना देंगे। क्रिस्टलाइन मतलब उसका टुकड़ा होगा ना, पार्टिकल होगा, उसको अपन पहले पाउडर बना देते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, एक छोटा सा कैपिलरी ट्यूब लेते हैं। कैपिलरी ट्यूब ऐसा बहुत पतला सा ट्यूब होता है, कैपिलरी ट्यूब। देखो यहाँ पे डायग्राम में तुमको दिखा है, कैपिलरी ट्यूब होता है एक पतला सा। फिर क्या करते हैं, ये कैपिलरी ट्यूब को एक एंड उसका सील कर देते हैं, सील्ड एंड। जैसे ये कैपिलरी ट्यूब है, उसको फ्लेम में डालो, बर्नर जलाओ, इसके ऊपर डालो कैपिलरी ट्यूब, तो ग्लास का होता है कैपिलरी ट्यूब, एक एंड सील हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, दूसरा एंड ओपन रहेगा। ओपन एंड में से क्या डालते हैं, सॉलिड, जिसका हमको, अब देखो हमको सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन करना है, तो 100 ग्राम तो नहीं डालेंगे, फ्यू ग्राम्स, 2 ग्राम 3 ग्राम सॉलिड डाल देंगे। ये कैपिलरी ट्यूब में मैंने सॉलिड डाल दिया, सॉलिड जिसका मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन करना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये कैपिलरी ट्यूब को एक थर्मोमीटर से बांधते हैं। अरे टेम्परेचर कैसा पता चलेगा कब मेल्ट हुआ, यहां पे मैंने क्या लिया, थर्मोमीटर। जैसा तुमको डायग्राम में दिख रहा है, देखो एक कैपिलरी ट्यूब है, ये थर्मोमीटर, थर्मोमीटर से कैपिलरी ट्यूब को एक थ्रेड से बांध दिया, ठीक है। दिस वन इज योर कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब इज अ स्मॉल ट्यूब। इसमें क्या लेते हैं, एक कंटेनर का काम करता है, इसमें हम
वो सॉलिड सैंपल लेते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन करना है, उसको थर्मोमीटर से बांध दिया तुमने, ठीक है। थर्मोमीटर हमको टेम्परेचर का चेंज बताए, कब वो मेल्ट हुआ, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटा सा एक ट्रायंगुलर ट्यूब दिख रहा है हमको, ये इसको बोलते हैं थील्स ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको? ये जो ट्रायंगुलर ट्यूब दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? थील्स ट्यूब, ठीक है। ये ट्रायंगुलर थील्स ट्यूब कुछ ऐसा होता है, देखो ऐसा, ये ऐसा ट्रायंगुलर ट्यूब होता है। इसके अंदर एक लिक्विड होता है, एक ऑयल होता है, उसको बोलते हैं पैराफिन ऑयल। क्या बोलते हैं उसको? पैराफिन ऑयल। पैराफिन ऑयल क्यों लेते हैं? पैराफिन ऑयल पहला तो क्या मालूम है, ट्रांसपेरेंट होता है, पहला थिंग। दूसरा, पैराफिन ऑयल ट्रांसपेरेंट ऑयल होता है। और सेकंड, पैराफिन ऑयल का मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हायर है, दैट इज मोर देन 300 डिग्री सेल्सियस। पैराफिन ऑयल ये इसलिए लेते हैं, देखो ऑयल इसलिए लेते हैं, देखो हम क्या करते हैं, थर्मोमीटर और ये कैपिलरी ट्यूब, इसको क्या करते हैं, पैराफिन ऑयल में डिप किया, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ये देखो, ये कैपिलरी ट्यूब और थर्मोमीटर, ये थर्मोमीटर हो गया और कैपिलरी ट्यूब बांध के पैराफिन ऑयल के अंदर डालते हैं। मतलब कितना डालते हैं? सो उसका ऑयल वाला पार्ट कैपिलरी ट्यूब को ऐसे नीचे से टच करे, जैसे कैपिलरी ट्यूब है और ऑयल यहाँ तक टच करना चाहिए। इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट हीटिंग। हम डायरेक्ट नहीं हीट करेंगे मेल्ट करने के लिए, बिकॉज कोई कोई लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट समझो 200 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको मेल्ट करने में अपने को एटलीस्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स लगेंगे, बहुत लॉन्ग टर्म तक हीट करना पड़ता है। तो डायरेक्ट हीट करोगे तो कैपिलरी ट्यूब भी मेल्ट हो जाएगा, इसलिए हम इनडायरेक्ट हीट करते हैं। हम हीट किसको कर रहे हैं? ये पैराफिन ऑयल को, जो कि ये थील्स ट्यूब में। थील्स ट्यूब इज अ ट्रायंगुलर ट्यूब जिसके अंदर पैराफिन ऑयल होता है, और इसके अंदर क्या डाल के रखते हैं हम? थर्मोमीटर एंड कैपिलरी कंटेनिंग सॉलिड, और यहाँ से हम हीट कर रहे हैं। तो कंटिन्यूस करेंट्स ऑफ हीट किसको प्रोवाइड करेंगे? कैपिलरी ट्यूब कंटेनिंग सॉलिड। तो जैसे वो मेल्ट होगा, थर्मोमीटर में दिखेगा ना, समझो 60 डिग्री पे मेल्ट हुआ, स्टार्ट हुआ, रिकॉर्ड द 60 डिग्री टेम्परेचर, वो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि वो ट्यूब होता है पैराफिन ऑयल में डिप रहता है। अगर ऑयल ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा तो कब मेल्ट होगा तो हमको दिखेगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे पैराफिन ऑयल लिया। उसका दो रीजन है, पैराफिन ऑयल इज फर्स्ट ट्रांसपेरेंट ऑयल, सेकंड उसका बॉइलिंग पॉइंट हायर है। नहीं तो पता चला हमने कैपिलरी ट्यूब को डिप किया, ऑयल को हीट कर रहे हैं, वो सब्सटेंस मेल्ट होने के पहले पैराफिन ऑयल ही इवेपोरेट हो गया, तो मेल्ट क्या करोगे? देख रहे हो ऐसे। इसलिए पैराफिन ऑयल दो रीजन की वजह से लेते हैं, पहला तो ट्रांसपेरेंट, हमको दिखेगा सॉलिड मेल्ट हो रहा है, सेकंड उसका बॉइलिंग पॉइंट हायर है। मतलब नॉर्मली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट 300 डिग्री से कम होते हैं, 250 से कम होते हैं, 300 से कम होते हैं, इसके लिए यहाँ पे पैराफिन ऑयल लिया। तो हम हीट जो प्रोवाइड करते हैं ऑयल को प्रोवाइड करते हैं, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट हीटिंग। तो इससे क्या होता है, तुम्हारा ट्यूब भी सेफ रहेगा, कैपिलरी ट्यूब भी सेफ रहेगा, सॉलिड भी सेफ रहेगा। नहीं तो पता चला कैपिलरी ट्यूब भी मेल्ट हो गया और हम मेल्टिंग पॉइंट देख रहे हैं, अलग लेवल पे चले जाओगे, है ना, ठीक है। तो ये थील्स ट्यूब इज अ ट्रायंगुलर ट्यूब, इसमें हम मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज हाउ वी डिड। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, वो लैब में भी करते हैं, 11th का प्रैक्टिकल में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, 12th में भी है ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बट अभी कोरोना, यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल तो कर नहीं रहे हैं, वो अलग बात है, बट जैसे कॉलेज चालू होगा तो ये एक्सपेरिमेंट आपको कराएंगे। तो यहाँ पे ये सब प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, ये सब प्यूरिफिकेशन इज एंटायर प्रैक्टिकल का पार्ट है, बट सिंस सिलेबस में ऐड किया तो वी डू इट, ठीक है। यहाँ पे ये अब डायग्राम समझो, ये स्टैंड है, उसको थील्स ट्यूब को टाइट करके रखा है, इसमें क्या डालते हैं? थर्मोमीटर एंड कैपिलरी ट्यूब, जिसके अंदर सॉलिड लिया हुआ है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट चेक करना है। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। अगर वो प्योर सब्सटेंस है, देखो अब क्राइटेरिया कैसे आएगा, प्योर सब्सटेंस हैज अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। इफ देयर इज इम्प्योरिटी, तो इम्प्योरिटी डिक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट, इम्प्योरिटी मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है। अगर समझो एक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट 90 डिग्री सेल्सियस, अगर उसके अंदर इम्प्योरिटी है तो 85 पे मेल्ट हो जाएगा, 87 पे मेल्ट हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन, बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी है तो 80 डिग्री पे भी मेल्ट हो सकता है, अपने नॉर्मल टेम्परेचर से पहले मेल्ट हो जाएगा। इम्प्योरिटी डिक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट। अगर वो प्योर सब्सटेंस है, जैसे हम लैब में जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो सॉलिड का बाजू में मेल्टिंग पॉइंट दिया रहेगा, चलो ये 90 डिग्री 60 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट है, और अगर वो 55 पे मेल्ट हो गया तो प्योर है क्या? इम्प्योर सब्सटेंस है। जैसे एक सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट है 120 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट सपोज, और वो मेल्ट हो गया 100 डिग्री पे,
तो उसके अंदर इम्प्योरिटी ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? तो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके हम सब्सटेंस को चेक करते हैं वो प्योर है कि इम्प्योर है। समझ में आ गया? डिड यू अंडरस्टैंड? तो इसमें हम ये रीजन समझ में पैराफिन ऑयल क्यों यूज करते हैं? इट इज ट्रांसपेरेंट एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज हायर, दैट्स व्हाई वी यूज पैराफिन ऑयल। क्लियर? तो ये मेल्टिंग पॉइंट, दिस हाउ वी परफॉर्म melting point. It is the temperature at which a solid start changing into liquid state, that is called melting point. डायग्राम में क्या क्या है? थील्स ट्यूब है, ट्रायंगुलर ट्यूब, उसके अंदर क्या लेते हैं? पैराफिन ऑयल, फिर उसके अंदर क्या डाल के रखते हैं? थर्मोमीटर एंड कैपिलरी ट्यूब कंटेनिंग सॉलिड। जैसे मेल्ट होगा थर्मोमीटर से टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट 90 डिग्री है और पहले मेल्ट हो गया 87 88 पे, तो उसके अंदर इम्प्योरिटी है। और 90 का 90 डिग्री पे मेल्ट हुआ, अपने एक्चुअल मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट हुआ, तो क्या रहेगा? प्योर सब्सटेंस है ना? तो मेल्टिंग पॉइंट इज द बेस्ट क्राइटेरिया। बेस्ट क्राइटेरिया इसलिए बोलते हैं जिसको हम देख सकते हैं, परफॉर्म करके हम चेक कर सकते हैं। दैट्स व्हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दे आर द बेस्ट क्राइटेरिया। ऐसा तो ऑल 5 क्राइटेरिया हमने किया ना, क्रिस्टलाइन फॉर्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी। बट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को हम लैब में प्रैक्टिकली सामने सामने परफॉर्म करके देख सकते हैं कि प्योर है कि इम्प्योर है। इसलिए दीज टू आर द बेस्ट क्राइटेरिया। नाउ आफ्टर मेल्टिंग पॉइंट हम लोग आते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या है बॉइलिंग पॉइंट? किसको बोलते हैं? ये तुमने 10th में भी किया होगा। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड becomes equal to its vapor pressure of a liquid becomes equals to atmospheric pressure. It is the temperature at which vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure, that is called boiling point. समझो जरा। अब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट पे आते हैं। नाउ बॉइलिंग पॉइंट पे आते हैं। देखो बॉइलिंग पॉइंट का पहले मीनिंग समझते हैं। इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब जो भी, जैसे हम वाटर को बॉईल करते हैं, वाटर बॉईल 100 डिग्री सेल्सियस, तुम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो, बाहर से हम हीट कर रहे हैं वाटर को। बट वाटर 100 डिग्री पे कब बॉईल होगा? जब वाटर का वेपर प्रेशर सराउंडिंग प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट सराउंडिंग प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी कभी भी बॉईल नहीं होगा। जैसे वाटर है, हम यहाँ पे बॉईल करते हैं, अपने घर पे बॉईल करते हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है प्योर वाटर। वही वाटर को तुम हायर अल्टीट्यूड पे लेके जाओ, हिमालय पे लेके जाओ, हिमालय पे लेके जाओ, मतलब ऑफकोर्स वाटर को बॉईल करने के लिए लेके जाओ हायर अल्टीट्यूड पे, हाइट पे लेके जाओ, 16,000 15,000 की हाइट पे लेके जाओ, तो वही वाटर वहाँ पे, जो यहाँ पे 100 डिग्री पे बॉईल हो रहा है हमारे घर पे, वहाँ पे हो सकता है वो 90 डिग्री पे बॉईल हो। क्यों? जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स लो। कोई भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जब सराउंडिंग प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो बॉईल होना स्टार्ट होगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो वही है, वाटर का वेपर प्रेशर तो उतना ही होने वाला है, बट हाइट पे जाके सराउंडिंग प्रेशर, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कम हो जाता है। तो जो वाटर को बॉईल होने में 100 डिग्री लगता है वो 90 डिग्री पे ही बॉईल हो जाता है। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है? इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल्स टू सराउंडिंग प्रेशर। समझ में आ रहा है? ठीक है। प्योर वाटर यहाँ पे जो हम बॉईल करते हैं, नॉर्मल प्रेशर क्या होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रूम टेम्परेचर पे। अब हाइट पे जाएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट वो कम हो जाएगा, जल्दी बॉईल हो जाएगा। वो जो वाटर 90 डिग्री पे यहाँ पे बॉईल हो रहा है, अब हाइट पे जाओ 16,000 किलोमीटर का हाइट पे जाओ, 15,000 किलोमीटर का हाइट पे जाओ, 1500 का भी हाइट पे गया तो भी आपको चेंजेस दिखेंगे। समझ में आ रहा? सो बॉइलिंग पॉइंट, अगर सब्सटेंस प्योर है तो अपने नॉर्मल टेम्परेचर बॉईल होगा, बट अगर उसके अंदर इंप्योरिटी है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इंप्योरिटी इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट एंड इंप्योरिटी डिक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट। ये 2 पॉइंट याद रखना। अगर इंप्योरिटी है तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, नॉर्मल से कम हो जाता है, और इंप्योरिटी है तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। इंप्योरिटी एलिवेट्स द बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेट मीन्स इंक्रीज। ठीक है। अब हम बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिटरमाइन करके प्रैक्टिकली पता करेंगे कि सब्सटेंस जो लिक्विड दिया है वो प्योर है कि इम्प्योर है। ठीक है। जैसे समझो वाटर है, वाटर लिया, वाटर के अंदर समझो इम्प्योरिटी है, बहुत सारा ग्लूकोज डाल दिया, NaCl डाल दिया, सलाइन वाटर, अपने को चेक करना है प्योर है कि इम्प्योर है। तो कैसे चेक करोगे? कोई भी वाटर की जगह कोई भी लिक्विड ले सकते हो, एसीटोन ले सकते हो, इथेनॉल ले सकते हो,
तो पहले क्या लिया यहाँ पे, एक फ्यूजन ट्यूब होता है। फ्यूजन ट्यूब इज अ वेरी स्मॉल ट्यूब, जैसे टेस्ट ट्यूब तुमने देखा, टेस्ट ट्यूब तो बड़ा होता है, उसका 1/10 साइज इज फ्यूजन ट्यूब, इसको बोलते हैं फ्यूजन ट्यूब। जैसा कि ये डायग्राम में दिख रहा है तुमको फ्यूजन ट्यूब। फिर ये फ्यूजन ट्यूब में क्या डालते हैं, एक कैपिलरी ट्यूब लिया, कैपिलरी ट्यूब। ये फ्यूजन ट्यूब में क्या लेते हैं, लिक्विड, सैंपल ऑफ लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन करना है। वो लिक्विड लेते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन करना है। वो कितना लेंगे, मोर देन हाफ, इसको फिल किया लिक्विड से। फिर यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब लेते हैं, कैपिलरी ट्यूब का एक एंड सील कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। जो सील्ड एंड रहता है वो ऊपर रहता है, ऐसा सील्ड एंड ऊपर रहता है और ओपन एंड नीचे रहता है। क्यों होता है मैं आगे बताऊंगा। ये देखो अरेंजमेंट देखो, ये कैपिलरी ट्यूब है, सॉरी फ्यूजन ट्यूब है, इसके अंदर क्या डाला, कैपिलरी ट्यूब, इसका सील्ड एंड ऊपर है, ओपन एंड नीचे है। ठीक है, फ्यूजन ट्यूब इज अ कंटेनर फॉर लिक्विड हुज बॉइलिंग पॉइंट वी आर गोइंग टू डिटरमाइन। ठीक है, अब ये फ्यूजन ट्यूब को बांधा किससे, थर्मोमीटर से बांध दिया। ये पूरा सेट, ये फ्यूजन ट्यूब अलॉन्ग विद कैपिलरी ट्यूब को थर्मोमीटर से बांध दिया। फिर इसको इमर्स करते हैं, थोड़ा सा पार्टली डिप करते हैं, मतलब उसका लोअर एंड ऑयल को टच करे। किसके अंदर, थील्स ट्यूब विच इज अ ट्रायंगुलर ट्यूब। उसके अंदर क्या रहता है, ऑयल। कौन सा ऑयल, पैराफिन ऑयल, कोकोनट ऑयल नहीं डालेंगे। ठीक है, अब इसको हीट करो यहाँ पे बर्नर से, फिर थर्मोमीटर में देखते रहो। अब देखो, अब यहाँ पे ये कैपिलरी ट्यूब का रोल क्या है, समझो उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे वो 98 डिग्री पे पहुंचेगा, 97 डिग्री पे पहुंचेगा लिक्विड टेम्परेचर, तो यहाँ पे क्या होगा मालूम है, ये जो कैपिलरी ट्यूब मैंने डाला है जिसका एक एंड सील्ड है और यहाँ पे है ना लिक्विड है, तो यहाँ पे यू विल गेट कंटिन्यूअस स्ट्रीम्स ऑफ बबल्स। ये कैपिलरी ट्यूब हमको इंडिकेशन बताता है, नहीं तो पता चला मालूम है वो लिक्विड बॉईल हो गया, इवापोरेट हो गया, हम देख रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो कैपिलरी ट्यूब डाला है ना, तो लिक्विड जैसे अपने बॉइलिंग पॉइंट के क्लोज पहुंचेगा, पहले एक दो ड्रॉप, एक दो बबल्स दिखेंगे। जैसे जैसे जितना जितना नजदीक होता जाएगा ना अपने एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट के, ये स्ट्रीम कंटिन्यूअस होता जाएगा, कंटिन्यूअस स्ट्रीम्स ऑफ बबल्स दिखेगा, मतलब यू हैव रीच टू द एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट। जैसे 100 डिग्री पे आके कंटिन्यूअस स्ट्रीम्स दिखेंगे, रिकॉर्ड दैट टेम्परेचर, वो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब चेक करो, अगर समझो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है और वो जाके 105 पे बॉयल हो रहा है, तो उसके अंदर इंप्योरिटी है। 110 पे बॉयल हो रहा है तो उसके अंदर इंप्योरिटी है। समझ में आ गया, ये अरेंजमेंट का मीनिंग समझ में आ रहा है। ये कैपिलरी ट्यूब क्यों डाला मालूम है, सो दैट यू कैन सी द कंटिन्यूअस स्ट्रीम्स ऑफ बबल्स। कंटिन्यूअस स्ट्रीम्स ऑफ बबल्स दिखेगा, मतलब क्या है, उसके अंदर क्या है, वो हम क्या चेक कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट चेक कर रहे हैं। जब जो पॉइंट पे, जो टेम्परेचर पे कंटिन्यूअस स्ट्रीम्स ऑफ बबल दिखा, वो टेम्परेचर रिकॉर्ड करने का वो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब उसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है 120 डिग्री और 125 पे तुमने रिकॉर्ड किया कंटिन्यूअस स्ट्रीम्स, तो मतलब उसके अंदर इंप्योरिटी है। और एग्जैक्ट 120 का 120 पे बॉइल हुआ, मतलब वो प्योर लिक्विड है। तो इंप्योरिटी इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट एंड इंप्योरिटी डिक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट। और ये मेथड है जो लैब में हम परफॉर्म करके चेक करते हैं। समझ में आ गया, डिड यू अंडरस्टैंड? सो दिस अबाउट बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, ये तो हो गया क्राइटेरिया ऑफ प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस। दिस हाउ वी चेक द क्राइटेरिया ऑफ प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस, कि प्योर है कि इम्प्योर है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। इफ इट इज सॉलिड, तो हम कैसे उसका प्योरिटी चेक करेंगे, उसको प्यूरिफाई कैसे करेंगे, सॉलिड को कैसे प्यूरिफाई करेंगे, लिक्विड को अपन कैसे प्यूरिफाई करेंगे, मेथड्स क्या है उसके, वो देखते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, सब्लिमेशन। देखो, एक होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड के लिए प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के मेथड्स, मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स कौन कौन से हैं? एक तो होता है सब्लिमेशन, ठीक है। दूसरा होता है क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन में भी दो होता है, एक होता है सिंपल क्रिस्टलाइजेशन,
एक होता है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ये दो मेथड है क्रिस्टलाइजेशन के, सिंपल एंड फ्रैक्शनल, ये दोनों देखते हैं। उसमें फर्स्ट वाला देखते हैं पहले, कौन सा, दैट इज योर सब्लिमेशन। देखो पहले हम सब्लिमेशन देखते हैं। लेट्स सी द सब्लिमेटरी सब्सटेंस। सब्लिमेटरी सब्सटेंस के एग्जांपल्स क्या है, पहले वो तो पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सब्लिमेटरी सब्सटेंस कौन कौन से हैं। देखो आयोडीन, I2 मतलब आयोडीन हो गया। सेकंड अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड है ये। थर्ड नैप्थलीन, नैप्थलीन सबको पता है, नैप्थलीन बॉल है ना, टॉयलेट में भी यूज करते हैं उसको। फोर्थ एंथ्रासिन, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंथ्रासिन 3 बेंजीन रिंग ज्वाइन कर दिया तो एंथ्रासिन, 2 बेंजीन रिंग ज्वाइन किया तो नैप्थलीन। फिफ्थ एक एसिड भी सप्लीमेंट्री है, दैट इज बेंजोइक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विच कार्बोक्सिलिक एसिड इज सप्लीमेंट्री, बेंजोइक एसिड इज अ क्रिस्टलाइन वाइट कलर्ड सॉलिड। बेंजोइक, बेंजीन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्वाइन करो, बेंजोइक एसिड। सिक्स्थ है थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड एज पर आवर सिलेबस इतने अपने को करने हैं। थैलिक एनहाइड्राइड मतलब कैसा होता है मालूम है, एक बेंजीन रिंग होगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये इसको बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। तो बेंजीन रिंग बीच में सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और ऐसे कर सकते हो। ये देखो ये थैलिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर। फॉर रेफरेंस मैं बता रहा हूँ आपको, स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा, नाम पूछेगा। अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, नैप्थलीन, एंथ्रासिन, बेंजोइक एसिड, थैलिक एनहाइड्राइड, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सब्लिमेटरी सब्सटेंस। अब देखो जैसे मैंने अमोनियम क्लोराइड लिया, अमोनियम क्लोराइड, ये जो डायग्राम है ये क्रिस्टलाइजेशन का, इसका सब्लिमेशन से कोई कनेक्शन नहीं है। मैंने अमोनियम क्लोराइड लिया, ठीक है, सब्लिमेटरी सब्सटेंस है, मैं हीट कर रहा हूँ, ऊपर से यहाँ पे कवर लगा दो, एक ग्लास का है ना, कवर लगा दो, इसको थोड़ा सा हीट कर दो, तो क्या होगा, इसके अंदर समझो इम्प्योरिटी है, अमोनियम क्लोराइड तुमने बनाया, उसके अंदर इम्प्योरिटीज है, हेवियर इम्प्योरिटीज है, तो इसको थोड़ा सा हीट करोगे, थोड़ा सा जस्ट जेंटल वार्मिंग करोगे, तो अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेटरी है, वो तो वैसे भी उड़ जाता है, हम थोड़ा सा वार्मिंग कर रहे हैं कि जल्दी वो इवापोरेट हो जाए। इवापोरेट हो गया, उसके क्रिस्टल्स ऊपर क्या होंगे, कंडेंस हो जाएंगे, है ना। जो सब्लिमेटरी सब्सटेंस होते हैं सॉलिड, उसको हीट किया तो सीधा गैस में जाएगा, और कूल किया तो सॉलिड में आ जाएगा। जो सब्लिमेटरी सब्सटेंस होते हैं, सॉलिड सब्लिमेटरी है तो हीट किया तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधा सॉलिड से सीधा गैस में, और फिर कंडेंस किया तो फिर से सॉलिड बन जाता है। तो हीट किया तो सब, थोड़ा सा वार्म किया तो अमोनियम क्लोराइड क्रिस्टल, वो तो सब्लिमेटरी इवापोरेट हो जाएंगे, नीचे इम्प्योरिटी बच जाएगी, फिर ये कंटेनर को निकाल लो, कूल करोगे तो अमोनियम क्लोराइड प्योर फॉर्म में बाहर आ जाएगा। फिर से देखो, जैसे कोई भी सब्लिमेटरी सब्सटेंस तुमने बनाया, सब मैंने बेंजोइक एसिड बनाया, चलो एग्जांपल दूसरा चेंज करते हैं, मैंने बेंजोइक एसिड बनाया लैब में, और उसके अंदर हमको पता है इम्प्योरिटीज बहुत सारा है, बेंजोइक एसिड मुझे प्यूरिफाई करना है। देखो दोनों सब्लिमेटरी सब्सटेंस रहेंगे तो हम सब्लिमेशन नहीं यूज करेंगे, जैसे बेंजोइक एसिड और नैप्थलीन का मिक्सचर है तो कभी सब्लिमेशन नहीं यूज होगा भाई। आयोडीन अमोनियम क्लोराइड को मिक्स किया, बोला दोनों को सेपरेट, यही दोनों को सेपरेट करना, तो सब्लिमेशन नहीं आएगा। एक सब्लिमेटरी होना चाहिए और एक नॉन सब्लिमेटरी सब्सटेंस। जैसा अगर हमको दिया, बोला बेंजोइक एसिड एंड एसिडिक एसिड का मिक्सचर, ऐसे समझो, बेंजोइक एसिड एंड एसिडिक एसिड। जैसे हमारे पास है आयोडीन और ड्राई आइस, दैट इज सॉलिड CO2, ऐसा कुछ दिया अपने को। तुमको बोला अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl एंड सैंड, ये मैं MCQ के लिए ये सब बता रहा हूं। बोला आयोडीन और ड्राई आइस को सेपरेट करना, तो क्या यूज करेंगे, ऑफ कोर्स सब्लिमेशन यूज करेंगे। क्यों,
आयोडीन इज सब्लिमेटरी। एक सब्लिमेटरी और एक नॉन सब्लिमेटरी है। उसको आप सिंपल, ये देखो, एक कंटेनर में लो, उसके ऊपर एक ग्लास का कंटेनर रख दो, ठीक है, और उसको थोड़ा सा वार्म करो, तो आयोडीन तो फटाक से इवेपोरेट होके ऊपर ऐसे डिपॉजिट हो जाएगा। फिर बाहर निकालो वो ग्लास का कंटेनर को, कंडेंस हो जाएगा हम आयोडीन ऊपर, उसको स्क्रैच करके निकाल लो। जैसे बेंजोइक एसिड, एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड नॉन सब्लिमेटरी है, बेंजोइक एसिड सब्लिमेटरी है। थोड़ा सा वार्म करोगे, बेंजोइक एसिड के वेपर के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, ऊपर के कंटेनर पे कंडेंस होके डिपॉजिट हो गया, उसको बाद में निकाल लो। अमोनियम क्लोराइड और सैंड, अमोनियम क्लोराइड क्या है? सब्लिमेटरी है। सैंड थोड़ी सब्लिमेटरी है, सैंड सब्लिमेटरी है। उसको तुम हीट करोगे, अमोनियम क्लोराइड बाहर आ जाएगा, सैंड नीचे बचेगा, तो दोनों को हमने सेपरेट कर दिया। मतलब इफ इट इज अ मिक्सचर ऑफ वन सब्लिमेटरी एंड वन नॉन सब्लिमेटरी सब्सटेंस, दे कैन बी इजिली प्यूरिफाइड बाय सब्लिमेशन मेथड। सिंपल। तो सब्लिमेशन कौन कौन सब्सटेंस अपने सिलेबस में याद रखो, 6: आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन, एंथ्रासिन, बेंजोइक एसिड, थैलिक एनाइड्राइड, दीज आर सब्लिमेटरी सब्सटेंस। इनको सेपरेट करना, इसमें से मतलब मिक्सचर में इसमें से कोई तो एक प्रेजेंट है, तो सब्लिमेशन मेथड हम यूज करेंगे। बट 2 सब्लिमेटरी सब्सटेंस अगर मिक्स्ड है तो ये यूज नहीं करेंगे। तो क्या यूज करेंगे मैं आगे बताता हूं। ये समझ में आ गया? दिस वाज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग सॉलिड, दैट इज सब्लिमेशन। आफ्टर सब्लिमेशन वी मूव ऑन टू अब हम आते हैं क्रिस्टलाइजेशन, सिंपल क्रिस्टलाइजेशन। सिंपल क्रिस्टलाइजेशन, अब देखो व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन। जैसा कि नाम बोल रही है, देखो क्रिस्टल, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ सॉलिड इन प्योर फॉर्म, इन क्रिस्टलाइन फॉर्म from a suitable solvent is called crystallization. A process of obtaining a solid, a substance in solid form or in pure crystalline form from a suitable solvent is called crystallization. ये तो उसका मीनिंग हो गया। क्रिस्टलाइजेशन में सॉल्वेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, फिर मैं बताऊंगा क्रिस्टलाइजेशन क्या है। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? इट शुड नॉन विस्कस, नॉन विस्कस, नॉन विस्कस मतलब स्टिकी नहीं होना चाहिए, नॉन स्टिकी। दूसरा, इट शुड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए सॉल्वेंट का। थर्ड, द सॉल्वेंट शुड नॉट रिएक्ट विद सॉलिड, उसके साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। एंड फोर्थ, द सॉलिड शुड बी सोल्यूबल इन सॉल्वेंट ऑन हीटिंग, मतलब रूम टेम्परेचर पे डिजॉल्व नहीं होना चाहिए, हीट करने के बाद डिजॉल्व हो तो चलेगा, है ना। क्रिस्टलाइजेशन नॉर्मली हम कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं? इथेनॉल यूज करते हैं, एसीटोन यूज कर सकते हैं, कहीं कहीं पे वाटर भी यूज होता है, ठीक है, ईथर यूज होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, वाटर तो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। जो सॉल्वेंट यूज करते हैं क्रिस्टलाइजेशन के टाइम पे, वो कैसा होना चाहिए? नॉन विस्कस, मतलब स्टिकी नहीं होना चाहिए, नहीं तो सॉलिड उसमें चिपक जाएगा, बाहर ही नहीं आएगा। लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए सॉल्वेंट का, बहुत हाई नहीं होना चाहिए। सॉल्वेंट शुड नॉट रिएक्ट विद सॉलिड, रिएक्ट करेगा तो सॉलिड तो अलग अलग कंपाउंड बन गया ना भाई। सॉलिड शुड बी सोल्यूबल इन सॉल्वेंट ऑन हीटिंग, मतलब हीट करने के बाद भी सोल्यूबल, ऐसा नहीं तुमने डाला डिजॉल्व हो गया, नहीं। अब पहले क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक देखो। देखो जैसे crystallization technique is used to purify those solids which contain either water soluble impurities, जिसके अंदर impurities हो, वो impurities कैसे होने चाहिए? सॉल्वेंट में soluble होने चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, देखो सपोज मैंने यहां पे लिया ग्लूकोज, शुगर ले लो कोई भी, ग्लूकोज, शुगर प्लस सॉल्ट, शुगर प्लस सॉल्ट,
का मिक्सचर है। अब देखो शुगर एंड सॉल्ट, इसके लिए हम वाटर सॉल्वेंट तो यूज नहीं कर सकते बिकॉज शुगर एंड सॉल्ट बोथ आर सोल्यूबल इन वाटर। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए जिसके अंदर जो सॉलिड को हम प्यूरिफाई कर रहे हैं वो इनसोल्यूबल होना चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर पे। हीट करने के बाद तो कोई भी डिजोल्व कर लेगा। तो यहां पे ये दोनों को मैं वाटर में डालता हूं। वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। नहीं, वाटर नहीं यूज करेंगे भाई, यहां पे मैं यूज करने वाला हूं इथेनॉल, अल्कोहल। वाटर यूज करोगे दोनों डिजोल्व हो जाएंगे। तो हम ऐसा सॉल्वेंट लेंगे जिसमें या तो दोनों ही कम सोल्यूबल हो या तो एक डिजोल्व हो दूसरा डिजोल्व ना हो। इथेनॉल में शुगर डिजोल्व होता है, सॉल्ट डिजोल्व नहीं होता है। ये जो शुगर होगा वो इसमें डिजोल्व हो जाएगा और सॉल्ट डिजोल्व नहीं होगा। याद रखो, शुगर इज सोल्यूबल एंड सॉल्ट क्या होता है, इनसोल्यूबल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, शुगर एंड सॉल्ट का मिक्सचर है, उसको एकदम पाउडर बनाओ और बीकर कंटेनिंग इथेनॉल उसमें डाल दो। ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो तुम। घर पे ऐसे लेके आओ अल्कोहल, घर वाले बोलेंगे तो बोलो मैं एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ केमिस्ट्री का। एक बीकर में क्या लेने का, अल्कोहल लेने का, कौन सा, इथेनॉल। उसके अंदर सॉल्ट एंड शुगर का मिक्सचर ले लो और उसके अंदर डाल दो कंटेनर कंटेनिंग इथेनॉल। फिर थोड़ा सा हीट करो, दोनों ही डिसॉल्व हो जाएंगे हीटिंग की वजह से। 15-20 मिनट हीट करो, बाद में कूल करो मिक्सचर को। तो क्या होगा, शुगर तो परमानेंटली डिसॉल्व रहने वाला है अल्कोहल में, सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होता बिकॉज सॉल्ट क्या है, आयोनिक कंपाउंड है, NaCl, KCl। और अल्कोहल क्या है, कोवलेंट कंपाउंड, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। आयोनिक कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा वाटर में। आयोनिक कंपाउंड मतलब पोलर कंपाउंड्स, दे डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। वो अल्कोहल में डिसॉल्व नहीं होगा बट ग्लूकोज डिसॉल्व होगा बिकॉज ग्लूकोज ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में डिसॉल्व होगा। सॉल्ट तो इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में डिसॉल्व नहीं होगा। तो NaCl के क्रिस्टल ऊपर आ जाएंगे, जैसे जैसे कूल होगा ना उसके सरफेस पे NaCl का क्रिस्टल ऐसे कोटिंग बना देगा, लेयर डिपॉजिट हो जाएगा। फिर निकालेंगे कैसे, फिल्टर करो। अब ये डायग्राम आएगा देखो। फिर क्या करते हैं, उसको फिल्टर के ऊपर डालो। देखो इधर फिल्टर किया तो जो नीचे आएगा वो क्या रहेगा, इथेनॉल कंटेनिंग शुगर। और ऊपर यहां पे रेसिड्यू किसका बनेगा, किसका रेसिड्यू मिलेगा अपने को, सॉल्ट का। तो प्योर सॉल्ट बाहर आ गया, ग्लूकोज फिल्ट्रेट में चला गया, नीचे जो फिल्ट्रेट है उसमें ग्लूकोज डिसॉल्व है अल्कोहल में, और हमको प्योर सॉल्ट बाहर मिल गया। समझ में आ गया, डिड यू अंडरस्टैंड? इसको बोलते हैं सिंपल क्रिस्टलाइजेशन। एक बार क्रिस्टलाइजेशन करते हैं उसको बोलते हैं सिंपल क्रिस्टलाइजेशन। डिड यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? दूसरा देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर नैप्थलीन और बेंजोइक एसिड का मिक्सचर है, नैप्थलीन एंड बेंजोइक एसिड का मिक्सचर है। देखो नैप्थलीन भी सब्लिमेटरी है, बेंजोइक एसिड भी सब्लिमेटरी सब्सटेंस, अभी हमने एग्जांपल में लिखा था और मैंने क्वेश्चन भी बोला था, दो सब्लिमेटरी सब्सटेंस है तो दे कैनॉट बी सेपरेटेड बाय विच मेथड, सब्लिमेशन। बराबर ना? ठीक है, तो यहां पे हम सब्लिमेशन यूज नहीं कर सकते, तो क्या यूज करेंगे, देखो बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O डैश OH, और नैप्थलीन ऐसा होता है, दो बेंजीन रिंग ज्वाइन कर दो, दैट्स योर नैप्थलीन। ये नैप्थलीन है और ये बेंजोइक एसिड है। तो सब्लिमेशन नहीं यूज करेंगे और नैप्थलीन में बेंजोइक एसिड मिक्स हो गया, कैसे दोनों को सेपरेट करोगे? देखो ये दोनों को हम किस में लेंगे मालूम है, वाटर में, एज अ सॉल्वेंट। वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है। नैप्थलीन बेंजोइक एसिड का मिक्सचर बनाओ और वो पाउडर को वाटर में डाल दो, एक कंटेनर कंटेनिंग वाटर। बेंजोइक एसिड वाटर में डिसॉल्व होगा, नैप्थलीन वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। अब यहां पे तुम पूछेगा बेंजोइक एसिड क्यों डिसॉल्व हो रहा है वाटर में? देखो बेंजोइक एसिड वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तुमने अब तक पढ़ लिया होगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H डेल्टा प्लस O डेल्टा माइनस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी बनती है जब हाइड्रोजन के साथ में फोन में से कोई तो एक हो, फोन, FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, उसको बोलते हैं फोन। फोन मतलब वो फोन करने वाला नहीं, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से तीन में से कोई भी एक के साथ हाइड्रोजन रहेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। यहां पे H
ऑक्सीजन के साथ में, तो बेंजोइक एसिड में H प्लस O माइनस डेल्टा प्लस, और वाटर इज ऑल्सो पोलर सॉल्वेंट, वाटर में O माइनस H प्लस होता है, तो H और O के बीच में क्या बनेगी, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या बन रही है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नॉर्मली जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, वाटर में अगर डिजोल्व होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब तक सोल्यूट सॉल्वेंट में इंटरेक्शन नहीं होगा, डिजोल्व नहीं होगा। तो बेंजोइक एसिड तो इसको हीट किया, हॉट वाटर में डिजोल्व हो जाता है। वैसे हीट किया तो दोनों डिजोल्व हो जाएंगे, पहले हीटिंग की वजह से, टेम्परेचर की वजह से। हम कोल्ड वाटर में दोनों नहीं डिजोल्व होंगे, बट तुम हीट करोगे तो नैप्थलीन और बेंजोइक एसिड दोनों डिजोल्व हो गए, ठीक है। फिर उसको कूल करो, कूल करने ये कंटेनर जिसमें मैंने वाटर लिया उसके अंदर बेंजोइक एसिड और नैप्थलीन का मिक्सचर मैंने डाल दिया और उसको हीट किया। हीट करते ही तुमको दिखेगा सोल्यूशन क्लियर हो गया, मतलब सब डिजोल्व हो गया अंदर। अब कूल करो, उसको बाहर निकालो, कंटेनर को, है ना, बर्नर के ऊपर से निकाल के साइड में रखो, 15-20 मिनट कूल होने दो। बेंजोइक एसिड तो परमानेंटली वाटर में डिजोल्व ही रहेगा, क्यों, इसने इसके साथ बॉन्डिंग बना ली, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बचा कौन, नैप्थलीन। नैप्थलीन कोवलेंट कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो वाटर में डिजोल्व होने वाला नहीं है। तो क्या होगा, नैप्थलीन के क्रिस्टल विल फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर इन एंटायर कंटेनर। कंटेनर के ऊपर सरफेस पे एक लेयर बन जाएगी, जैसे वाटर के ऊपर देखो आइस की लेयर बन जाती है कोल्ड कंट्रीज में, वैसे वो जो वाटर है कंटेनर का, उसके ऊपर देयर इज अ लेयर ऑफ नैप्थलीन। फिर उसको फिल्टर करके निकाल सकते हैं, फिल्टर ले लो, वो पूरा पोर करो, तो ऊपर फिल्टर के ऊपर कौन कलेक्ट होगा, सॉलिड, कौन, नैप्थलीन एज अ रेसिड्यू, नीचे फिल्ट्रेट में बेंजोइक एसिड चला गया। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल क्रिस्टलाइजेशन। नैप्थलीन एंड बेंजोइक एसिड कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल क्रिस्टलाइजेशन और क्रिस्टलाइजेशन मेथड। बेंजोइक एसिड डिजोल्व हो गया वाटर में और नैप्थलीन इनसोल्यूबल है वाटर में, तो बाहर आ जाएगा। वाई वी यूज सिंपल क्रिस्टलाइजेशन, because the two compounds differ in their solubility in water in a particular solvent। दोनों अगर डिजोल्व होते हैं तो फिर निकालना मुश्किल हो जाता है, फिर हम क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक नहीं यूज करते थे। उसमें से एक सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है, दूसरा डिजोल्व नहीं होता है, इसलिए दोनों को हम सेपरेट कर पाए। समझ में आ गया। तो ये नैप्थलीन अलग हो गया, बेंजोइक एसिड वाटर में रहेगा, उसको हम बाद में डिस्टिलेशन करके निकाल सकते हैं बेंजोइक एसिड को वाटर में से। बट अगर बोला नैप्थलीन एंड बेंजोइक एसिड कैन बी सेपरेटेड बाय विच मेथड, तो और आंसर इज सिंपल क्रिस्टलाइजेशन मेथड। व्हाई कांट वी यूज सब्लिमेशन, बिकॉज बोथ आर सब्लिमेटरी। दोनों ही सब्लिमेटरी है तो सब्लिमेशन नहीं यूज करते हैं, एक सब्लिमेटरी और एक नॉन सब्लिमेटरी हो तो सब्लिमेशन यूज करते हैं। तो यहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं, कौन सी क्राइटेरिया, बेंजोइक एसिड वाटर में सोल्यूबल है, नॉर्मल वाटर चाहे हॉट वाटर हो, बट नैप्थलीन इज इनसोल्यूबल इन नॉर्मल एज वेल एज हॉट वाटर। So these two are separated by simple crystallization method. Now what is the solvent used? Water. Benzoic acid water में क्यों dissolve होता है? Because benzoic acid can form intermolecular hydrogen bonding with water and naphthalene cannot form because naphthalene में C और H है, यहाँ पे H के साथ O नहीं है, N नहीं है, F नहीं है। Is that clear? So this is about simple crystallization. Now we move on to fractional crystallization पे आते हैं। देखो fractional crystallization, इसको रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मतलब जैसे दो सब्सटेंस है, एक को एक बार निकाला क्रिस्टलाइजेशन करके, दूसरे को नेक्स्ट टाइम मतलब थोड़ी देर के बाद निकाला। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट टू सॉलिड्स विच डिफर इन देयर सॉल्युबिलिटी इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। देखो जैसे मेरे पास है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही होता है C6H12O6। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। ग्लूकोज में अल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फंक्शनल आइसोमर, उनके थोड़े से स्ट्रक्चर अलग होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, ठीक है। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों को मिक्स कर दिया और दोनों को सेपरेट करना है। तो कैसे सेपरेट करोगे, उसके लिए हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन यूज करने वाले। देखो कैसे, एक मैंने लिया यहाँ पे इथेनॉल, इथेनॉल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, लिया मतलब यहाँ पे इथेनॉल लिया हम लोगों ने, उसके अंदर क्या डालेंगे हम, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का मिक्सचर, ठीक है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का मिक्सचर, उसको मिक्स करो, पाउडर बनाओ और उसको
इथेनॉल में डाल दो, कंटेनर कंटेनिंग इथेनॉल, और थोड़ा सा इसको हीट करो। हीट करोगे तो दोनों डिसॉल्व हो जाएंगे। एक्चुअली फ्रक्टोज इज हाईली इनसोल्यूबल, हाईली सोल्यूबल इन इथेनॉल एंड ग्लूकोज इज इनसोल्यूबल इन इथेनॉल। ये बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है, ये बहुत ही कम सोल्यूबल है, बहुत बहुत कम सोल्यूबल है ग्लूकोज। कभी कभी तो ऐसे बोलते हैं ग्लूकोज इज इनसोल्यूबल इन इथेनॉल एंड फ्रक्टोज इज सोल्यूबल इन इथेनॉल। याद रखो, ये जो ग्लूकोज होता है इनसोल्यूबल इन इथेनॉल एंड फ्रक्टोज क्या होता है, सोल्यूबल इन इथेनॉल। ठीक है, उसको इथेनॉल में डालो, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों को, और हीट करो मिक्सचर को, दोनों डिसॉल्व हो जाएंगे। बट जब कूल करोगे मिक्सचर को तो कौन बाहर आएगा, ग्लूकोज बाहर आ जाएगा, फ्रक्टोज अंदर ही रहेगा। समझ में आ गया? इसमें इथेनॉल का रोल क्या है? इथेनॉल इज एक्टिंग एज अ सेपरेटिंग एजेंट। इथेनॉल दोनों को सेपरेट करने में हेल्प कर रहा है। ग्लूकोज का किस्ट है ना, ग्लूकोज के सॉलिड विल फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ इथेनॉल, उसको फिल्टर के ऊपर डालो, ग्लूकोज ऊपर आ गया, नीचे फ्रक्टोज चला गया। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। पहले मैंने ग्लूकोज को निकाला, बाद में हम फ्रक्टोज को भी निकाल सकते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? गेटिंग? एक और देखो, बहुत कॉमन एग्जांपल है, याद रखो, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग विच सॉल्वेंट? तो इथेनॉल। इथेनॉल क्या है? सेपरेटिंग एजेंट, ग्लूकोज फ्रक्टोज को सेपरेट करने में हेल्प कर रहा है। एक और देखो, अनदर एग्जांपल ऑफ फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, जैसे हमारे पास है एलम, एलम है और कॉपर सल्फेट है। एलम होता है वाइट कलर का और कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का। ये दोनों मिक्स हो गया, एलम एंड कॉपर सल्फेट। यहां पे मैं सॉल्वेंट यूज करने वाला हूं वाटर। क्यों? कॉपर सल्फेट और एलम, एलम क्या वाटर में मोर सोल्यूबल, और ये वाटर में क्या लेस सोल्यूबल। मतलब दोनों ही प्रैक्टिकली सोल्यूबल नहीं है, इसके कंपेयर में ये थोड़ा ज्यादा सोल्यूबल है और इसके कंपेयर में ये लेस सोल्यूबल इन वाटर। मैंने वाटर के अंदर एलम एंड कॉपर सल्फेट दोनों डाल दिया, एलम प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 का मिक्सचर डाल दिया मैंने, पाउडर बनाया, वाटर में डाल दिया। ठीक है, दोनों ही बोल सकता हूं स्पैरिंगली सोल्यूबल है, बट कम, इसके कंपेयर में ये थोड़ा ज्यादा सोल्यूबल है, ये कम सोल्यूबल है इन वाटर। हीटिंग की वजह से दोनों डिसॉल्व हो जाएंगे। हीट तब तक करेंगे जब सॉल्यूशन क्लियर हो जाए। बर्नर से निकालो, कूल करो उसको 15-20 मिनट तक। तो सबसे पहले किसका क्रिस्टल आएगा? कौन ज्यादा सोल्यूबल? एलम। तो पहले एलम ज्यादा सोल्यूबल है, वो अंदर रहेगा, जो लेस सोल्यूबल है वो बाहर आएगा। ऊपर ब्लू क्रिस्टल्स फ्लोट होंगे वाटर के सरफेस पे, ये कंटेनर के अंदर। इसको फिल्टर के ऊपर डालो, एलम ऊपर आ गया एज अ रेसिड्यू, जो फिल्टर के ऊपर कलेक्ट होता है उसको बोलते हैं रेसिड्यू, और नीचे जो आता है फिल्ट्रेट। ये जो नीचे फिल्ट्रेट हुआ ना ऐसे, अंदर नीचे कंटेनर में आया फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट में क्या रहेगा? अभी भी एलम है, क्योंकि एलम वाटर में थोड़ा सा ज़्यादा सोल्यूबल है कॉपर सल्फेट कंपेयर में, जल्दी करना पड़ता है। तो क्या होगा? एलम एंड कॉपर सल्फेट अंदर है, उसको और कूल होने दो 10-15 मिनट और। एलम इज लेस सोल्यूबल इन वाटर, स्पैरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। स्पैरिंग मतलब लेस सोल्यूबल। तो क्या होगा? एलम का क्रिस्टल भी वाटर के ऊपर आ जाएगा। थोड़ा देर रुक के हम लोग फिर से चेक कर रहे हैं, फिर क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, मतलब एलम का क्रिस्टल वाटर के सरफेस पे आ गया। फिर उसको फिल्टर करके बाहर निकाल लो, एलम को, नीचे गया वाटर। ऐसे दोनों को पार्ट्स में सेपरेट किया। पहले मैंने कॉपर सल्फेट को सेपरेट किया, फिर एलम को सेपरेट किया। 2 बार क्रिस्टलाइजेशन हुआ, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। समझ में आ गया? एलम एंड कॉपर सल्फेट कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। समझ में आ गया आपको? तो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सॉलिड फ्रॉम अ सुटेबल सॉल्वेंट बाय रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन इज कॉल्ड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। इवन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के लिए भी हम टर्म यूज करेंगे फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। इज दैट क्लियर? गेटिंग ऑल ऑफ यू? फॉलोड वेल? तो ये क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक दैट वी यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। कौन से सॉलिड? क्रिस्टलाइन फॉर्म में। इज दैट क्लियर? तो ये सॉलिड का प्यूरिफिकेशन के मेथड्स हो गए। नाउ प्यूरिफिकेशन ऑफ लिक्विड तो हमने देखा,
प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड हमने देखा ना, प्यूरिफिकेशन ऑफ लिक्विड्स। प्यूरिफिकेशन ऑफ लिक्विड्स में हम यूज़ करते हैं, ये सबसे पॉपुलर मेथड है, तुमको पता भी है, 9th 10th में भी तुमने नाम सुना है, इसको बोलते हैं हम डिस्टिलेशन। ठीक है, अब डिस्टिलेशन में यहाँ पे 11 में थोड़े एडवांस लेवल पे है। डिस्टिलेशन में भी अलग अलग टाइप होते हैं। एक होता है सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन। एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूजिंग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। एक है वैक्यूम डिस्टिलेशन, ये थोड़े एडवांस टर्म्स हैं। और पांचवा है स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, एक्चुअली देखो तो ये 3, 4, 5 ये सब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ही टाइप है, बट एज पर सिलेबस ये हमको 5 डिस्टिलेशन अलग अलग दिए हुए हैं। सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूजिंग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, वैक्यूम डिस्टिलेशन एंड स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या है ये एक एक करके। देखो, डिस्टिलेशन टेक्निक इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ लिक्विड कंटेनिंग soluble impurity। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक किसके लिए यूज करते हैं? फॉर सॉलिड कंटेनिंग इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज। बट डिस्टिलेशन टेक्निक इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ लिक्विड्स कंटेनिंग सोल्यूबल इंप्योरिटीज। जैसा भी वाटर है, वाटर के अंदर ग्लूकोज डिजॉल्व है, NaCl डिजॉल्व है, तो अब उसको तो हम थोड़ी क्रिस्टलाइजेशन से निकाल सकते हैं। NaCl वाटर में डिजॉल्व हो गया, बट उसको हमको निकालना है, प्योर वाटर निकालना है, NaCl को अलग करना है, तो हम क्या यूज करेंगे? डिस्टिलेशन टेक्निक, सिंपल डिस्टिलेशन। देखो आप कैसे परफॉर्म करते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। पहले एप्लीकेशन समझा। डिस्टिलेशन में 2 स्टेप होते हैं, 2 प्रोसेस साथ में होते हैं, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। अब ये डायग्राम देखो, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन फ्लास्क और राउंड बॉटम फ्लास्क। ऑफ कोर्स यहाँ पे स्टैंड लगा है, इसको सपोर्ट देगा। इसके ऊपर यहाँ पे थर्मोमीटर डाला है, सो दैट हमको डिस्टिलेशन टेम्परेचर पता चले, कौन सा टेम्परेचर पे लिक्विड कंडेंस होना स्टार्ट हुआ, इवेपोरेट हुआ। इधर हम समझो यहाँ पे मैंने लिया, ये राउंड बॉटम फ्लास्क में मैंने लिया वाटर कंटेनिंग ग्लूकोज। वाटर एंड ग्लूकोज को मुझे, वाटर के अंदर ग्लूकोज डिजॉल्व है, तो मुझे प्योर वाटर बाहर निकालना है। ठीक है, और वाटर के अंदर NaCl है, प्योर वाटर निकालना है। तो ये राउंड बॉटम फ्लास्क में मैंने मिक्सचर लिया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा पोर्सलिन पीसेस इसलिए डालते हैं सो दैट साउंड ना प्रोड्यूस हो। कभी कभी क्या होता है, हीटिंग लॉन्ग टर्म तक करते हैं तो यहाँ पे ऐसे बम्पिंग साउंड आता है, ऐसे आवाज़ें आती है ऐसे, तो वो ना हो इसलिए पोर्सलिन पीसेस भी डाल के रखते हैं। वाटर एंड ग्लूकोज, आप हीट करोगे तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे कंडेंसर लगा होता है, तो वाटर वेपर अंदर से पास होगा। यहाँ पे इवेपोरेशन हुआ, फिर कंडेंसर क्या करता है? कंडेंसर में देयर इज अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर, लोअर टेम्परेचर है यहाँ पे, तो वेपर जो हॉट वेपर है वो कंडेंस होकर लिक्विफाई हो जाएगा। इधर कंटेनर लगा के रखते हैं भाई, नहीं तो फिर नीचे जाएगा वो। यहाँ पे कंटेनर लगा के रखो, तो वाटर जो कंडेंस हुआ है वो इसमें कलेक्ट होगा, ये बीकर में, कंटेनर में, कॉनिकल फ्लास्क में। तो वाटर तो इवेपोरेट के बाहर हो गया। जैसे वाटर सारा बाहर निकल गया, स्टॉप करो हीटिंग, नीचे क्या बचेगा? ग्लूकोज क्रिस्टल। ग्लूकोज के क्रिस्टल इधर वॉल ऑफ इनर वॉल ऑफ कंटेनर पे डिपॉजिट हुए दिखेंगे वाइट कलर के, है ना। ये सिंपल डिस्टिलेशन है, दैट इज यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर लिक्विड, दैट इज यूज्ड टू ऑब्टेन अ लिक्विड इन द प्योर फॉर्म और वॉट लिक्विड फ्री फ्रॉम सोल्यूबल इम्प्योरिटीज। जब लिक्विड में सोल्यूबल इम्प्योरिटीज होती है, सॉलिड सोल्यूबल इम्प्योरिटीज होती हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंपल डिस्टिलेशन मेथड। वाटर मिक्स विद NaCl, वाटर मिक्स विद ग्लूकोज। ठीक है, वाटर के अंदर ग्लूकोज NaCl दोनों डाला तो भी वाटर को प्योर करने के लिए सिंपल डिस्टिलेशन यूज करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, ये सिंपल डिस्टिलेशन हो गया। यहाँ पे 2 प्रोसेस साथ हुई। इवेपोरेशन जो कि राउंड बॉटम फ्लास्क में होता है, इसको हम डिस्टिलेशन फ्लास्क में बोलते हैं, और कंडेंस हुआ कंडेंसर के अंदर,
नाउ वी मूव ऑन टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे आते हैं हम लोग। यहां तक क्लियर है, आपको समझ में आ गया? देखो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और सिंपल डिस्टिलेशन में फर्क क्या है? सिंपल डिस्टिलेशन मैंने तुमको बताया, सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक इज यूज्ड टू गेट अ लिक्विड प्योर फॉर्म कंटेनिंग सोल्यूबल इंप्योरिटीज, कंटेनिंग सॉलिड सोल्यूबल इंप्योरिटीज, तो हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक में क्या करते हैं? सपोज यहां पे दो लिक्विड, देयर आर टू लिक्विड्स, बट दोनों लिक्विड कैसा होना चाहिए मालूम है? द टू शुड बी मिसिबल। मिसिबल मतलब एक दूसरे में मिक्स होने चाहिए। देखो, जब एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में डिसॉल्व होता है तो वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं मिसिबल, सोल्यूबल नहीं बोलते हैं। जब सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होता है उसको बोलते हैं सॉलिड सोल्यूबल है। NaCl वाटर में सोल्यूबल है, मिसिबल नहीं है। बट अल्कोहल वाटर में मिसिबल है, ये सबको पता है। अल्कोहल को वाटर में डालो तो डिसॉल्व हो जाता है, आप चेक करो घर पे। अल्कोहल इज, उसको हम सोल्यूबल नहीं बोले, अल्कोहल इज मिसिबल विद वाटर। एसीटोन, जो नेल पॉलिश रिमूवर आजकल बॉयज भी यूज करते हैं, एसीटोन को वाटर में डालो डिसॉल्व हो जाएगा, तो वी कैन से एसीटोन इज मिसिबल इन वाटर। समझ में आ गया? जब एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में डिसॉल्व होता है उसको मिसिबल बोलते हैं, ठीक है? जैसे मैंने यहां पे लिया एसीटोन एंड वाटर, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कभी यूज होता है? दो लिक्विड दोनों मिसिबल होना चाहिए। दूसरा, द टू लिक्विड्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, मतलब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए, है ना? एटलीस्ट 30 डिग्री सेल्सियस, और यू कैन से मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज करेंगे? जब दो लिक्विड के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना हो? 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो, और दोनों एक दूसरे में मिसिबल होने चाहिए, मिक्स हो जाने चाहिए, सोल्यूबल होने चाहिए। जैसे एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन इज 56 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। ऑफ कोर्स 30 डिग्री के बहुत ज्यादा है। 44 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। समझ में आ रहा है? करेक्ट? ऐसे बहुत सारे और ले सकते हो। एसीटोन एंड बेंजीन ले लो। एसीटोन कितना है? 56 डिग्री सेल्सियस। बेंजीन कितना है? 80 डिग्री सेल्सियस। नहीं, यहां पे ये यूज नहीं कर सकते ना, यहां पे ये यूज नहीं कर सकते। डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री से ज्यादा है तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे। समझ में आ गया? अब देखो, एसीटोन एंड वाटर 56 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस, और एसीटोन वाटर में डिसॉल्व होता है बिकॉज एसीटोन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। देखो, एसीटोन का स्ट्रक्चर ऐसा है, एसीटोन O-C+, वाटर में H+O-, तो एसीटोन डिसॉल्व्स इन वाटर ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एसीटोन वाटर में मिसिबल है, फिर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का डिफरेंस है, ठीक है? अब हम दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मीनिंग क्या होता है? एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। देखो, डायग्राम तो यही रहने वाला है, ये जो दिख रहा है अपने को। डिस्टिलेशन फ्लास्क, कंडेंसर लगा है, उधर कंटेनर है, नीचे बर्नर है आग लगाने के लिए, ठीक है? ये कंडेंसर में हमने क्या लिया? देखो, एसीटोन एंड वाटर का मिसिबल मिक्सचर, ठीक है? हमको पता है एसीटोन 56 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा और ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा। अब हीट करो, पहले किसका वेपर बनेगा? पहले 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा ना भाई, पहले 100 डिग्री आ जाएगा क्या? तो एसीटोन का वेपर ऊपर जाएगा, ऐसा उड़ेगा ऊपर, और कंडेंस होके मतलब वेपर कंडेंसर में एंटर हुआ और कंडेंस होके क्या बनाएगा? लिक्विड बनाएगा। नीचे कंटेनर में एसीटोन बाहर निकल गया। जैसे टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस 57 तक हुआ, पूरा एसीटोन निकल के बाहर आ गया, कंडेंस होके पहले वेपर बना, कहाँ पे? डिस्टिलेशन फ्लास्क में, फिर वो कंडेंसर में एंटर हुआ और कंडेंस होकर लिक्विड बन के एसीटोन बाहर आ गया, प्योर एसीटोन बाहर आ गया, उसके अंदर वाटर नहीं रहता है बिकॉज वाटर को वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगेगा ना,
राइट नाउ अभी तक मेरा टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस, तो एसीटोन बाहर आ गया। फिर उधर का कंटेनर हटा दो, नहीं तो फिर वो वाटर फिर उसी में घुसेगा, वही करते रहोगे। फिर ये कंटेनर को हटाओ, नीचे जो लगा है देखो ना। फिर इधर दूसरा, इसको बोलते हैं ना कोनिकल फ्लास्क, फिर दूसरा कोनिकल फ्लास्क, तुम कोई भी ले सकते हो, कोनिकल फ्लास्क, कंडेंसर, बाल्टी बिल्टी जो भी है लगाओ, कोनिकल फ्लास्क हटाओ, दूसरा कोनिकल फ्लास्क रखो। ये वाटर को हम हीट कर रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बाहर आएगा, वेपर बनेगा, कंडेंस होकर बाहर आएगा। इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट टू लिक्विड्स which differ in their boiling point and the two liquids should be miscible। ये दो कंडीशन होना चाहिए, दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट में 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का डिफरेंस होना चाहिए और दोनों एक दूसरे में मिक्स होने चाहिए कैसे भी। तो उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए वी यूज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। समझ में आ गया? डिड यू अंडरस्टैंड? गेटिंग? दोनों मिक्सेबल होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का डिफरेंस होना चाहिए दोनों में। इज दैट क्लियर? फॉलोड? तो हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्लियर? तो ये दो मेथड हो गए हमारे प्यूरिफिकेशन ऑफ लिक्विड के। एक सिंपल डिस्टिलेशन, ये तो मैंने बताया, ये किसके लिए यूज़ करते हैं, लिक्विड्स कंटेनिंग सोल्यूबल इम्प्योरिटी, तो सिंपल डिस्टिलेशन। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दो लिक्विड। करेक्ट? फिर आगे के जो मेथड्स हैं ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।